दोनों बेटे और बहुएं अपने बूढ़े माँ बाप को रखने के लिए बंटवारा करते हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने अपने पास रख लेते हैं। उनसे घर से लगाकर बाहर के सारे काम करवाते हैं, जिससे वह दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। और एक दिन लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि राम नरेश जी कहते हैं कि मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना है, मुझे अपने लिए कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। तो वह अपना इंतजाम करने के लिए घर से बाहर जाते हैं। जब घर में हेमलता जी अकेली थी, तब बहुएं उन पर बहुत अत्याचार करती थी, यहाँ तक कि उन्हें सीढ़ियों से धक्का तक दे देती हैं और वह गिर जाती हैं। उनकी कमर में बहुत चोट लग जाती है, पैरों में भी सूजन आ जाती है, जिस कारण वह चलने फिरने में असमर्थ हो जाती हैं। वह अपनी बहू के सहारे ही हो गई थी, लेकिन बहुएं थी कि उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। बहुएं अपनी सास से चिढ़ती थी, यह सब क्या लगा रखा है बुढ़िया, घर का एक एक कोना बदबू दे रहा है, मेरा घर है या कोई कूड़ादान, जगह जगह थूकती रहती हो, इस घर में रहने के लायक नहीं हो, निकलो यहाँ से। बहू भगवान से डरो, उसके घर देर है अंधेर नहीं, यह अच्छा नहीं कर रही हो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी इस उम्र में। हेमलता जी अपनी बहू से गिड़गिड़ाते हुए बोले जा रही थी। रात के 12 बज रहे थे और बाहर सड़क पर अंधेरा छाया हुआ था। हेमलता जी की हालत ऐसी नहीं थी कि वह बिना किसी सहारे के चल फिर भी पाए। जब से उनके कमर की हड्डी टूटी थी, तब से वह अपने सारे काम बिस्तर पर ही कर रही थी। कभी कुछ देर पहले ही उन्होंने गंदा कर दिया था, तो आज बहू उसे गुस्से में आकर घर से ही निकाल रही थी और हेमलता जी बार बार बहू से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी। हेमलता जी अंदर टीवी देख रहे अपने बेटे को लगातार आवाज़ दे रही थी, ओ बेटा, ओ मेरे लाल, रोक ले बेटा बहू को, अपनी माँ पर तरस खाओ। लेकिन माँ की पुकार बेटे को सुनाई नहीं दी और वह चादर ताने सो गया। मेघा उन्हें हाथ में एक लाठी पकड़ा कर बोली, बुढ़िया, बुढ़ापे में तुम जैसे लोगों का यही सहारा होती हैं, पकड़ ले इसे और दफा हो जा यहाँ से, हर जगह से बदबू ही बदबू आती है, वहाँ से आदमी बुलाकर पूरे घर में फिनाइल डलवाना पड़ेगा। इतना कहकर उसने हेमलता जी को दरवाजे से धक्का दे दिया और अंदर से दरवाज़ा फटाक से बंद कर लिया। पहली बहू ने दरवाज़ा नहीं खोला तो हेमलता जी बेचारी दूसरी बहू का दरवाज़ा खटखटाने लगी। मानी भी बहू, तू तो दरवाज़ा खोलो बेटा, बस आज रात के लिए मुझे अपने घर के एक कोने में पड़े रहने दो। वह लगातार दरवाज़ा पीटती जा रही थी, पर उसने एक बार भी माँ के दर्द को महसूस नहीं किया। हेमलता जी बेचारी रोती बिलखती हुई वहीं दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठी रही। ठंड के मारे उनका पूरा बदन कांप रहा था। कांपते हुए जैसे तैसे रात बीती। सुबह के 10 बजे थे कि बेटे बहू का दरवाज़ा खुला। हेमलता जी बोली, मुझे पता था अपनी माँ को ऐसे हालत में देख नहीं सकता। पीयूष बोला, माँ बड़ी ढीठ हैं आप, अभी तक यहीं पड़ी हैं, अरे मर क्यों नहीं जाती, हमारा भी पीछा छूटेगा। चलो मेघा, हमें देर हो रही है, फ्लाइट छूट जाएगी। बेटे की बात सुनकर हेमलता जी की आंखें छलक पड़ी। बड़ा बेटा भी माँ को ठोकर मारकर बच्चे के साथ चला गया था। बेचारी हेमलता जी लाठी का सहारा लेकर रेलवे स्टेशन के पास भीख मांगने बैठ गई थी, तो वहाँ आते जाते लोग उन्हें कुछ न कुछ खाने को दे देते थे। पर कई दिनों से हेमलता जी का दर्द बढ़ता ही जा रहा था और वह दर्द से कराह रही थी। हेमलता जी अपने पति को याद करके बस रोए जा रही थी और अपनी बीती यादों में खो गईं। अरे मेरी जाने मन, ले आया 2 टिकट, तैयार हो जाओ, आज शाम को चलेंगे फिल्म देखने। 60 साल के नरेश जी लाठी लिए हुए आए। पत्नी हेमलता जी से बोले, क्या ले आए
जी सवेरे सवेरे आँख ना दांत काम करता और फिल्म देखूंगी इस उम्र में? अरे क्यों पैसा खराब कर दिया? और क्या जाने मन लगा रखा है? मेरा नाम हेमलता है। हेमलता जी आंगन में तार पर कपड़े डालते हुए बोली, देख नहीं रहे कैसे हाथ कब कपाते हैं? इतनी दूर फिल्म देखने तो अगले जन्म में ही जा पाऊंगी। अरे सुनो हेमलता जी, मैंने सब इंतजाम कर दिया है, रिक्शा वाले से बात कर ली है, वह शाम को 4 बजे आ जाएगा, घर से ले जाएगा हमें और छोड़ भी जाएगा। तेरे कितने अरमान थे कि फिल्म देखनी है। कोई अमिताभ बच्चन की फिल्म लगी थी उस वक्त टाकीज में, नौकरी, बच्चों की जिम्मेदारी, ऊपर से अम्मा का डर कि घर की बहुएं फिल्म नहीं देखती थी। कभी फिल्म नहीं दिखा पाया तुझे। शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, पर तू मुझसे ब्याह करके कैसी पगली सी बन गई थी। भाभी भाइयों के बीच रही, कभी एक गिलास पानी उठाकर भी नहीं पिया तूने। मेरे घर आकर बिना कुछ कहे चूल्हा चौका, बच्चों की जिम्मेदारी को खुश होकर करती गई। पता नहीं चला हेमलता जी कब बुढ़ापा आ गया। बालों में सफ़ेदी छा गई, हाथों में लाठी, आंखों में चश्मा आ गया। बच्चे अपने अपने परिवार को लेकर रोजी रोटी में व्यस्त हैं। उनकी भी गलती नहीं है, उन्हें भी परिवार को पालना है। पर हेमलता मरने से पहले हाथों में कोल्ड ड्रिंक और वह मक्का वाला डब्बा लेकर तेरे साथ फिल्म देखने जाना है। तेरे अपने बेटे ने फोटो दिखाई थी अपनी और बहू की। शुभ शुभ बोलो जी, मरने की बात अब की बोला तो बात नहीं करूँगी, हर वक्त यही बोलते रहते हैं। ठीक है चलूँगी फिल्म देखने। सुन मेरी हेमलता, आज तू वह ब्याह वाली लाल रंग की साड़ी पहनना और मैं वह कुर्ता पैजामा पहन लूँगा। बड़े प्यार से राम नरेश जी की पत्नी को चिढ़ाते हुए बोले, जाओ हटो जी, सठिया गए हो क्या? इस उम्र में सब हंसेंगे मोहल्ले वाले, वहाँ टाकीज में लोग कहेंगे इन बुढ़े बुढ़ियों को बुढ़ापे में जवानी सूझ रही है। तो तू नहीं मानेगी मेरी बात। मेरे लिए तो अभी भी तू मेरी वही ब्याह वाली हेमलता है जिसको देखकर मैं पागल हो जाता था। लाज आती है जी, ऐसी बात ना करो। शाम को राम नरेश जी पीले रंग के कुर्ते पैजामे में और हेमलता जी लाल रंग की साड़ी में रिक्शे पर बैठे एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले चले जा रहे थे। उन्हें देखकर मोहल्ले के सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान सी तैर रही थी। कितने खुश थे दोनों इस उम्र में भी। कुछ समय बाद, अरे मम्मी जी, इस उम्र में दो दो बहुओं के रहते यह काम कर रही हैं, शोभा देता है क्या? आप तो बस आराम से बैठी रहो, अब तो बस आप ठाठ से रहो, बस हमें ऑर्डर दिया करो। कुछ दिनों में पिताजी भी रिटायर हो जाएंगे, फिर तो आराम ही आराम होगा। हेमलता जी की छोटी बहू मानवी कहती है। तभी उनकी बड़ी बहू मेघा बोली, सही कहा मानवी तुमने, मम्मी जी को तो अब आराम ही आराम मिलना चाहिए। वैसे भी पिताजी रिटायर होकर आएंगे और इतने पैसे लेंगे तो मम्मी जी को हमारी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। मम्मी जी देखना कहीं अपनी इस बहू को भूल मत जाना। हेमलता जी बोली, अरे नहीं बहू, यह कैसी बातें कर रही हो? हमारा जो कुछ है तुम्हारा ही तो है। और जिसकी इतनी संस्कारी बहू हो उस सास को भला क्या ही दिक्कत? तुम लोग गांव आती हो, 2-4 दिन ही रहती हो तो घर में रौनक बढ़ जाती है। बस इसी तरह हमसे मिलने आया करो। हेमलता जी और राम नरेश जी के 2 बेटे बहू पोते पोती भरा पूरा परिवार सब अपने अपनी दुनिया में रहते थे। कभी माता पिता की कोई चिंता नहीं होती थी, पर न जाने क्या बात है जो 6 महीने से उन्हें अपने माता पिता की बहुत चिंता होने लगी थी। सच कहते हैं लोग, पैसा अच्छों को बदल देता है। माँ तो फिर भी ममता में आकर सब कुछ भूल जाती है। राम नरेश जी हमेशा हेमलता जी को सचेत करते हैं कि हेमलता जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोले तो समझो कुछ गड़बड़ है। हेमलता जी उनकी बातों को
हंसी में उड़ा देती थी। एक रोज मेघा बोली, पिताजी अगर मम्मी जी को हम कुछ रोज अपने घर ले जाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। राम नरेश जी बोले, बहू क्यों इस बुढ़िया से बुढ़ापे में रोटी बनवाओगी बिना हेमलता के? मेरा तो कोई काम ही नहीं होता, मुझे रिटायर हो जाने दो, फिर हम दोनों तुम लोगों के साथ जाकर रहेंगे, फिर कर लेना जी भर के हमारी सेवा। हेमलता जी राम नरेश जी से बोली, आपने देखा दोनों बहू के स्वभाव में कितना बदलाव आया है, मुझे यह काम नहीं छूने देती हैं और कितना सम्मान देती हैं, और क्या चाहिए? राम नरेश जी बोले, भगवान मेरे रिटायरमेंट के बाद भी अगर वे लोग तुम्हें इतनी इज्जत दें तब खुद को भाग्यशाली समझना। कुछ महीने ठहर जाओ, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। समय बीता, राम नरेश जी रिटायर हुए। पीयूष और मोहित दोनों ने बड़े प्यार से अपने पिता जी को समझाया कि गांव में कुछ नहीं रखा है, ना तो पूरे समय बिजली आती है, ना समय से पानी। शहर में एक बड़ा सा घर ले लेते हैं, वहीं सब मिलजुल कर रहेंगे। राम नरेश जी को बेटे के विचार अच्छे लगे। सगे संबंधियों ने भी कहा कि आज के समय में ऐसा बेटा कहाँ मिलता है, तो आपको बेटों की मदद करनी चाहिए। फिर क्या था, राम नरेश जी ने अपने सारे पैसे बेटों के कहने पर लगा दिए और शहर में एक बड़ा सा घर खरीद लिया और साथ रहने लगे। एक दिन मेघा बोली, मम्मी जी मेरे भाई की शादी है, अब क्या बताऊं, मेरे पास पहनने के लिए कोई जेवर नहीं है। घर खरीदने में जो थोड़े बहुत पैसों की कमी हुई उसे मैंने अपना जेवर बेच करके ही तो पूरा किया। अब ऐसे सोना गला लेकर शादी में जाऊंगी तो सारी बिरादरी में पिताजी की बड़ी बदनामी होगी। इससे अच्छा है कि मैं शादी में ना जाऊं। मेघा ने भी अपनी तकलीफ सास के सामने रख दी। हेमलता जी के पास जो भी कीमती गहने उन्होंने उनके 2 हिस्से लगा दिए। जेवर पाते ही बहू ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन जब हेमलता जी रसोई में रोटी बना रही थी, तभी मेघा आकर रोटी को चेक करती हैं। ओहो माँ जी, आपसे कितनी बार कहा है कि आप रोटी में ज़्यादा घी मत लगाया करो, समझ नहीं आता क्या? अब इस समय इतना दूध घी खाकर क्या करोगी? ज़्यादा दूध घी खाओगी तो गैस बन जाएगी और हमें भी डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। एक तो दूध की महंगाई और उस पर डॉक्टर का बिल इतना महंगा, दवाइयाँ भी इतनी महंगी आती हैं। हेमलता जी बोली, बहू कोई बात नहीं, इनसे कहूँगी अगले महीने जब सारा सामान लाएंगे तो 2 किलो घी भी ले आएंगे। बहू तुम्हारे पिता जी को तो कमजोरी रहती है तो थोड़ा घी खाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो खाती नहीं हूँ। तभी छोटा बेटा मोहित सामने आया और बोला, माँ तुम कहना क्या चाहती हो? मानवी झूठ बोल रही है, एक तो घी खाती हो उस पर से झूठ बोलती हो। कल ही तो आपने पिताजी के लिए देसी घी का हलवा बनाया था। नहीं बेटा, वह तो पीहू जिद कर रही थी तो उसके लिए ही चुप हो जाइए माँ, आप लोगों को साथ रखकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इससे अच्छा वहीं सड़ने देते। हेमलता जी की आंखें भर आईं। बेटा मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। मोहित बोला, छोड़ो माँ, पहले घर का माहौल खराब करती हो और बाद में आंसू बहाकर नाटक करती हो। अब यह रोज की बात हो गई थी। दोनों बेटे बहुए उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते। रोते रोते हेमलता जी राम नरेश जी से बोली, सुनिए जी, आपको रिटायरमेंट हुए अभी कुछ ही महीने हो गए हैं और हम अपने बेटे बहू के लिए पैर की जूती बन गए, अब आगे हमारा क्या होगा? राम नरेश जी बोले, भगवान मुझे अपनी नहीं तुम्हारी ज़्यादा चिंता है। तो मैं तो घर से बाहर रहता हूँ, पूरे दिन तुम घर में रहती हो, न जाने तुम्हारे साथ दोनों बहू कैसा व्यवहार करेंगी। इससे अच्छा तो हम गांव में ही रह लेते। कुछ दिन बाद राम नरेश जी आस
पास के पड़ोसियों के साथ अपने घर में बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे। बहुत गर्मी थी तो उन्होंने एसी खोल दिया था। हेमलता जी उन सब के लिए गर्मा गर्म समोसे बना रही थी और मेघा से उन्होंने कॉफ़ी बनाने के लिए बोल दिया था, क्योंकि उन्हें कॉफ़ी बनानी नहीं आती थी। तभी छोटा बेटा मोहित कहता है, पापा आप क्या दिन भर कॉफ़ी पीते रहते हो और समोसे खा रहे हो और साथ में अपनी पलटन को भी खिला रहे हो? आपको दिखता है कि नहीं एसी भी ऑन है? कितना बिल भरना पड़ेगा मुझे? मेघा परेशान हो जाती है। दिन भर कॉफ़ी बनाते बनाते वह भी दिन भर काम करते करते थक जाती है और बर्तन भी तो कितने हो जाते हैं। जब बने तभी पिया करो। मेघा को अलग से ऑर्डर मत दिया करो। एक पैसे की औकात नहीं है और कॉफ़ी पर कॉफ़ी इनकी वजह से हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब खर्चे के साथ इनका भी फैसला हो जाना चाहिए। उनके दोस्तों के साथ बेटे ने इतना जलील किया कि उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उनके सारे दोस्त तुरंत वहाँ से चले गए। तभी मेघा बोली, छोटी तुम तो वैसे कह रही हो जैसे सारा खर्चा तुम्हारा ही हो रहा है। भूलो मत रात का खाना और सोना हमारी तरफ होता है। हेमलता जी राम नरेश जी को देख रही थी और उनकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। तभी बेटे भी बोलने लगे, यह घर है या कुरुक्षेत्र का मैदान? क्या झगड़ा लगा रखा है? दोनों की बीबियां अपनी अपनी कहने लगी। तभी राम नरेश जी बेटे के पास जाकर बोले, बेटा आखिर क्या बात हुई जो हम दोनों अब तुम लोगों को चुभने लगे, जबकि तुम दोनों के कहने पर मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस घर पर लगा दी। तुम लोग नौकरी कर रहे हो, फिर भी घर का छोटा मोटा खर्चा तो मेरी पेंशन से ही चल रहा है। फिर तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? पीयूष बोला, पिताजी आप तो वैसे कह रहे हैं जैसे घर का सारा खर्चा आप ही चलाते हैं। मालूम भी है कि बाहर के खर्चे कितने हैं? मोहित बोला, मानता हूँ घर लेने में आपने मदद की है, पर ज़्यादा पैसे तो भैया और उनके परिवार पर खर्च किया। मेरे बच्चों के लिए आपने क्या बचा कर रखा है? तो मैं तो भाई अपने हाथ खड़े करता हूँ, पर बेटा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पीयूष बोला, पिताजी आप तो चुप रहिए। अरे जब कमाते थे तब की बात अलग थी, पर अब आप दोनों का खर्चा हम पर भारी हो रहा है। राम नरेश जी बोले, बेटा अगर तुम भूल रहे हो तो याद दिला दूं, आजकल हर तीज त्योहार पर तुम लोगों के लिए कपड़े उपहार हम ही देते आए हैं। यहाँ तक कि तुम दोनों के घर का किराया भी मैं ही भरता आया था। याद है या भूल गए? पीयूष बोला, अच्छा तो अब आप हमसे हिसाब लेंगे? और हमारी बातें अगर आपको इतनी ही बुरी लग रही हैं तो आप दोनों अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लीजिए। हेमलता जी बोली, पीयूष यह कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी ने पैसे देते समय एक बार नहीं तुमसे सवाल किया और अपनी सारी जमा पूंजी तुम लोगों के कहने पर इस घर पर लगा दी। अब तुम हमें कहीं और जाकर रहने के लिए कह रहे हो? क्या इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है? मेघा बोली, देखो तो जरा भाभी, इस उम्र में इन्हें अपना हिस्सा चाहिए। मम्मी जी जरा सी भी शर्म बची हुई है कि नहीं? अरे इस उम्र में बेटे बहू 2 वक्त का खाना दे दें वही बहुत है। और एक बात जान लीजिए, यह घर हम दोनों जेठानी और देवरानी के नाम पर है, तो हिस्से की बात तो भूल ही जाइए। हाँ हाँ, मोहित बोला, अब यह नौटंकी बंद करो और बताओ कि करना क्या है। मेघा बोली, करना क्या है, घर के बीचों बीच दीवार उठा देते हैं। एक हिस्सा बड़ी का होगा और एक हिस्सा मेरा होगा। हाँ, इन सास ससुर का भी बंटवारा कर दीजिए। दोनों भागों में अपनी सुविधा अनुसार सास को भी बांट लिया कि पहले 2 महीने यह मेरी मदद करेंगी और बाद में बड़ी की मदद करेंगी। राम नरेश जी को लग रहा था कि
उनका और उनकी पत्नी का उस घर में कोई अस्तित्व नहीं है। बस दोनों बेटे बहू ने अपना अपना फैसला उन्हें सुना दिया। मोहित बोला, तो तय रहा माँ, आप दो दो महीने के लिए हम लोगों के घर में रहेंगे। हाँ, पिताजी को बार बार इधर उधर करने में दिक्कत होगी तो ऐसा करते हैं, बाहर जो एक छोटा सा कमरा है वह पिताजी को दे देते हैं। आप दोनों अपना सामान वहीं रखिएगा। छोटी बहू झट से बोली, मम्मी जी को पहले 2 महीने के लिए मैं अपने घर ले जा रही हूँ। वह क्या है ना, मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं, मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इतना कहकर वह हेमलता जी को हाथ पकड़कर खींचते हुए अपनी तरफ ले गई। मानवी राम नरेश जी से बोली, पिताजी बेहतर होगा आप भी कुछ काम कीजिए, नहीं तो बैठे बैठे हाथ पैर में जंग लग जाएगी। बाहर और आंगन में झाड़ू लगाइए। बच्चों को स्कूल से लाना और सूखे हुए कपड़ों को छत पर से लाना, बाजार जाकर सब्जी लाना, यह आपका काम होगा। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। अगले दिन मानवी हेमलता जी से बोली, मेरे मम्मी पापा के आने से पहले सारा खाना, खीर, सब्जी पूड़ी सब बन जाना चाहिए और कपड़े भी धुले जाने चाहिए। हेमलता जी अपने ही घर में नौकरानी बनकर रह गई। बहू क्या कम थी जो उनके माता पिता भी अब उन्हें नौकरानी समझने लगे। राम नरेश जी अंदर बाहर झाड़ू लगाकर आराम से बरामदे पर बैठे रहते ताकि हेमलता जी को देख सकें। तभी उन्होंने देखा कि बहू की माँ जूठे बर्तन हेमलता जी के सामने फेंकते हुए बोली कि यह बुढ़िया बर्तनों को अच्छे से साफ कर, वरना तुम्हारे पति की दवाइयाँ भी मेरी बेटी बंद करवा देगी। राम नरेश जी खून के घूंट पीकर रह गए। वह हर रोज़ अपनी पत्नी का अपमान देखते और उनकी बर्दाश्त की सीमा खत्म हो जा रहा था। बर्दाश्त की हद तो तब हो गई जब एक रात हेमलता जी बहू से बोली, बहू मुझे खाना दे दो। मेघा ने बगल में जूठी थाली में 2 रोटी डालकर उनके आगे बढ़ा दिया और बोली, घर के बाहर जाकर बरामदे में बैठकर खा लो। हेमलता जी ने कहा, बहू पर यह थाली तो जूठी है। हेमलता जी बोली, तो क्या हुआ, मम्मी जी को तो यह सब्जी अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने छोड़ दी। पता नहीं कैसे बनाया था आपने, आप इसे खा लीजिए वरना तेल मसाला कितना बर्बाद होगा। वह इतना तेज बोल रही थी कि राम नरेश जी के कान में सारी बातें जा रही थी। हेमलता जी रोते हुए थाली लेकर गईं और वह गिर गईं। मेघा रसोई से निकली और बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बर्तनों को फेंकने की। उसने अपने पति पीयूष को आवाज़ लगाई, सुनिए जरा, बाहर आइए। पीयूष बाहर आया और बोला, पिताजी यह क्या तमाशा लगा रखा है। यह मत भूलिए कि माँ का भरण पोषण हम करते हैं। क्या होगा अगर वह मम्मी जी जूठा खा लेंगी। अरे थाली जूठी है, सब्जी नहीं। राम नरेश जी ने जोर का थप्पड़ उसे जड़ दिया और बोले, तुम अपनी माँ का भरण पोषण करोगे। अरे जिस औरत ने तुम्हारा भरण पोषण उस वक्त किया जब उसे मालूम ही नहीं था कि तुम दिखते कैसे हो, और आज तुम उसका भरण पोषण करोगे। पीयूष आया और बोला, पिताजी आपको क्या ज़रूरत है इन लोगों के मामले में पड़ने की। राम नरेश जी ने दूसरा थप्पड़ पीयूष को जड़ दिया और बोले, तुम लोग कौन होते हो हमें 2 हिस्सों में बांटने वाले। मैं नहीं मानता तुम लोगों के बंटवारे को। तुम जैसी मतलबी बच्चे जो अपने माँ बाप के पैसों के लिए पहले उनसे अच्छे अच्छे संबंध बनाते हैं, फिर सारे पैसे लेकर उन्हें अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकाल देते हैं मानो कोई कबाड़ का सामान हो। हेमलता जी का रो रो कर सांसें उखड़ने लगी थी। राम नरेश जी ने उन्हें पानी पिलाया और बोले, हेमलता जी हमारी दुनिया नहीं है, ना यह हमारे बच्चे हैं। यह तो वह मतलबी हैं जो इतने दिनों तक हमारा खून पी रहे थे, पर इन लोगों ने तुम्हारे साथ जो भी किया है ईश्वर इसका न्याय करेगा और इन्हें इसी
जीवन में इसका दंड देगा। और तुम चिंता मत करो हेमलता जी, बस 15 दिनों के अंदर मैं कुछ ना कुछ तो अपना जुगाड़ कर लूँगा। बस कुछ दिन और हमें इनकी शक्ल देखनी पड़ेगी। इतना कहकर राम नरेश जी वहाँ से चले गए और उधर हेमलता जी को बहू ने घेर लिया और खरी खोटी सुनाने लगी। तभी धक्का मुक्की में हेमलता जी का सीढ़ियों से पैर फिसल गया और उनके पैर में चोट आ गई, जिस कारण ना तो वह चल सकती थी ना वह फिर सकती थी और बिस्तर पर ही सारा मल मूत्र करने लगी थी, जिस कारण उन लोगों ने 15 दिनों का भी इंतजार नहीं किया और उन्हें घर से निकाल दिया। उधर अपना और हेमलता जी के रहने का सारा इंतजाम करके राम नरेश जी ट्रेन से वापस आ रहे थे। स्टेशन पर उतरे ही थे कि उस समय वहाँ पर बहुत भीड़ जमा हो गई थी। किसी बूढ़ी औरत की ट्रेन के नीचे आकर मौत हो गई थी। बेचारी औरत का चेहरा बहुत जख्मी हो गया था। पता करने पर पता चला कि उनके बेटे बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया था, तो बेचारी ने आत्महत्या कर ली। यह सुनकर राम नरेश जी बहुत घबरा गए। वापस बेटों के घर पहुँचे तो दरवाजे पर ताला लगा देखकर किसी पड़ोसी से पूछा तो उसने बताया कि आपके दोनों बेटों को अपनी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कल रात ही विदेश घूमने के लिए निकल गए हैं, पर उन्होंने अपनी माँ को सड़क पर ही बेसहारा छोड़ दिया। बेचारी बहुत रोई थी, बहुत गिड़गिड़ाई थी, पर दोनों में से उनकी एक ना सुनी। राम नरेश जी की आंखों से आंसू बहने लगे। अब कहाँ ढूंढे अपनी हेमलता को? क्या कुछ दिन भी वह अपनी माँ को इस घर में नहीं रख सकते थे? यही सोच सोच कर परेशान हुए जा रहे थे। बहुत पता लगाने के बाद भी वह हेमलता जी तक नहीं पहुँच पाए। उन्हें रह रहकर डर सताता था कि कहीं उनकी पत्नी ने आत्महत्या तो नहीं कर ली। स्टेशन वाली औरत मेरी पत्नी तो नहीं थी। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। वह मन ही मन अपने से बात किए जा रहे थे, अपनी पत्नी के बिना झटपटाए जा रहे थे। करीब 1 महीने बाद वह अपने खास दोस्त की अर्थी को कंधा देने के लिए वृद्धाश्रम गए थे, क्योंकि उनका बुजुर्ग दोस्त वृद्धाश्रम में ही रहता था। अंतिम संस्कार होने के बाद राम नरेश जी ने देखा एक औरत कोने में पड़ी हाथ में तस्वीर लिए रोए जा रही थी। पूछने पर किसी ने बताया कि 1 महीने पहले ही वह रेलवे स्टेशन पर भीख मांगती हुई दर्द में बिलखती हुई मिली थी। कोई भला इंसान इस वृद्ध आश्रम में छोड़ गया। बेचारी पैर के दर्द से झटपटा रही थी। बस पूरे दिन रोती रहती हैं, ना ठीक से खाती हैं ना पीती हैं। यह सुनकर राम नरेश जी के पैरों तले जमीन सरक गई। उन्होंने जैसे उस औरत के करीब जाकर पीछे से पुकारा। अपना नाम सुनते ही जैसे ही हेमलता जी के अंदर अजीब सी शक्ति आ गई थी। पति को सामने देखकर हेमलता जी फूट फूट कर रोने लगी, तो राम नरेश जी भी अपने आंसू रोक नहीं पाए और उन्हें गले से लगा लिया। वह आदमी बोला, यह आपकी पत्नी है? वह बोले, हाँ भाई, पर यह वृद्धाश्रम में कैसे? उस आदमी ने पूछा। राम नरेश जी बोले, बदकिस्मती से आज यह यहाँ है, बस अब और नहीं। राम नरेश जी ने हेमलता जी को वहाँ से लिया और रोते हुए बोले, हेमलता, तुम्हारे एक एक तकलीफ का, एक एक आंसू का मैं उनसे जरूर बदला लूँगा। अब यह बाप अपने पर उतर आया है। उन्होंने हमारे सिधाई का बहुत फ़ायदा उठाया है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अभी तक अपमान का एक एक घूंट पीकर जिंदगी बिताई है, पर अब और अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगा। राम नरेश जी ने पुलिस स्टेशन में जाकर बेटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने दोनों बेटों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। उनसे खाली घर करवा लिया गया और दोनों पति पत्नी को उस घर में सम्मान पूर्वक रहने को कहा। बेटे और बहुएं अपने सास ससुर के पैरों में गिर कर रोने लगे और गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन राम नरेश जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया और ना ही उन्हें अपने घर में रहने दिया।
अब दोनों बेटे और बहुएं किराए के मकान में रहने लगे। अब राम नरेश जी और उनकी पत्नी हेमलता जी अपने ही घर में सम्मान पूर्वक रह रहे थे, लेकिन अपने बेटे और बहू के बर्ताव को सोचकर उन्हें बहुत दुख होता था। तो दोस्तों, राम नरेश जी ने अपने बेटे और बहुओं के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।